की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। भारत ऑस्ट्रिया के बीच वियना में प्रतिनिधि मंडल स्तर वार्ता, द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति का लिया गया जायजा। साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियन चांसलर ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता। प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को बताया शराब नीति का किंग पिन। आम आदमी पार्टी को भी बनाया आरोपी। भाजपा में शामिल हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने भी केजरीवाल पर हजारों करोड़ रुपए के फंड के हेराफेरी का लगाया आरोप। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पेश किया पूर्ण बजट में प्रवर्तन, महिलाओं और युवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर खास ध्यान। हर साल मिलेगी 1 लाख नौकरी। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा खाटू श्याम कॉरिडोर। 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का भी ऐलान। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न। बंगाल की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान सामने आई हिंसा की खबरें। भारत जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मुकाबला हरारे में आज। 5 मैच की सीरीज में 1-1 से दोनों टीमें बराबर। आज का मुकाबला जीतकर दोनों टीम सीरीज में बढ़त बनाने की करेंगी कोशिश। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। पीएम का राजधानी वियना स्थित फेडरल चांसलरी में भव्य स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर फेडरल चांसलरी में गेस्ट बुक पर हस्ताक्षर भी किए। वियना में हुई भारत ऑस्ट्रिया प्रतिनिधि मंडल स्तर वार्ता में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई दल का नेतृत्व वहां के चांसलर कार्ल नेहमर ने किया। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। वार्ता के बाद साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रिया दौरे को ऐतिहासिक और विशेष बताया। पीएम ने कहा कि आपसी विश्वास और साझा हितों से दोनों देशों के रिश्तों को बल मिलता है। दोनों देशों ने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की। पीएम ने बताया कि दोनों देश साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने पर सहमत हुए हैं। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा।
दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की कठोर निंदा करते हुए कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने अपने देश के भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। Our shared objective is to achieve a comprehensive, just and permanent peace in line with the UN Charter. India is an important and influential and creditworthy country. India is the biggest democracy in the world, and therefore India's role, especially for Austria, is more than important when it comes to the peace process and future peace summits. ऑस्ट्रिया के चांसलर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की। 3,7 Milliarden Euro. 2.7 billion euro is the current trade volume. More than 150 Austrian businesses are operating in India, and we expect the number to increase, and there will also be Indian investments in Austria. There is high demand for economic cooperation, particularly when it comes to renewable energy, about environment and urban technology, urban development and infrastructure development. It's impressive to look at India's success when it comes to infrastructure, digitalization in society, and developing infrastructure at an enormous pace. Mit dem heutigen Business Forum प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात की। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को 37वें आरोपी और आम आदमी पार्टी को 38वें आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। नई चार्जशीट दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर दाखिल की गई है। चार्जशीट में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर शामिल किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक वे गोवा चुनाव में रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल से वाकिफ थे और इसमें शामिल भी थे। ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच व्हाट्सएप चैट का ब्यौरा भी दिया गया है। आरोप है कि के कविता की पीए ने गोवा चुनाव के दौरान विनोद के जरिए आम आदमी पार्टी यानी आप को 25.5 करोड़ रुपए भेजे थे।
ईडी के मुताबिक विनोद चौहान न केवल दिल्ली से गोवा में 25.5 करोड़ की रिश्वत के ट्रांसफर में शामिल था, बल्कि उसके अरविंद केजरीवाल से अच्छे संबंध थे। साथ ही वो अरविंद केजरीवाल के जरिए दिल्ली जल बोर्ड में लोगों की पोस्टिंग भी करवा रहा था। इसके लिए दिल्ली सरकार के ऑफिशियल नोट का स्क्रीनशॉट भी ईडी ने चार्जशीट में लगाया है। विनोद चौहान के मोबाइल से मिले ऑफिशियल नोट में शलभ कुमार नाम के शख्स के दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर वाटर सप्लाई के पद पर फिर से नियुक्ति का भी जिक्र है। भाजपा ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि ईडी की चार्जशीट के बाद केजरीवाल के पास कोई बहाना नहीं बचा है। एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट फाइल करी है और इसके तहत पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी न केवल व्यक्तिगत तौर पर शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, बल्कि ये भी कि वो इस पूरी की पूरी कंस्पिरेसी के किंग पिन हैं। और यही चार्जशीट भी कहती है 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक शराब घोटाले में लिए गए हैं, जिसमें से सीधा 45 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर दलित और पिछड़े के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तक कांग्रेस की सोच की बात है और कर्नाटक की बात है, तो अनुसूचित जाति के संदर्भ में उनकी संवेदना वहीं तक रहती जब तक तगड़ा वाला वोट बैंक ना दिख जाए। जैसे उससे तगड़ा वाला वोट बैंक दिखता है तो तराजू पे तौलते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। शायद आप लोगों को न ध्यान हो तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, ये वही कर्नाटक है जहां कांग्रेस के एक दलित नेता थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, जिनके ऊपर एसडीपीआई वाले लोगों ने, पीएफआई वाले लोगों ने उनके घर पर अटैक करके और सब आग वाग सब लगा दी थी, और उसके बावजूद कांग्रेस अपने नेता के साथ नहीं खड़ी हुई। वो दलित थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके साथ नहीं खड़ी हुई। आखिर में दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वो कोर्ट गए, वहां भी कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया और वो अलग रहे। तो नैतिक आधार पर कांग्रेस का चरित्र स्पष्ट हो जाता है। आप पार्टी के पूर्व विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके राजकुमार आनंद आज औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा आप विधायक करतार सिंह तंवर, पूर्व विधायक वीना आनंद, आप पार्षद उमेद सिंह फोगाट के साथ ही हिमाचल प्रदेश के आप प्रभारी रत्नेश गुप्ता और सह प्रभारी सचिन राय भी भाजपा में शामिल हो गए। इन सभी नेताओं को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। 40 साल से अगर आप नतीजे देखेंगे तो कांग्रेस ने कभी भी 240 का आंकड़ा नहीं पार किया जो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। और उसी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी का अगर टोटल कर दें तो वह भी 240 का आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ वो नहीं प्राप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी को हारने के बाद भी जीत का जैसे घमंड उनको दिख रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़े, दोनों ने दम भरा कि हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटें दिल्ली में जीती और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों ही धराशायी हो गए। भाजपा में शामिल हुए राजकुमार आनंद ने केजरीवाल पर दलित फंड के करोड़ों रुपए के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। हजारों करोड़ रुपया दलित कल्याण फंड में से डाइवर्ट कर दिया गया, घोटाला कर दिया गया। आज दिल्ली का हर दलित पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल हमारे हिस्से के वो हजारों करोड़ रुपए कहां हैं। आरक्षण जैसी बुनियादी सुविधा पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई ध्यान नहीं है, और एक भी नौकरी किसी दलित युवा के हाथ नहीं लगी। आज दिल्ली का हर दलित युवा पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल हमारे हिस्से की नौकरी क्यों खा गए। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डेंगू को लेकर एक समीक्षा बैठक की।
बैठक में डेंगू से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने डेंगू के खिलाफ जो स्वास्थ्य मंत्रालय कार्य कर रहा है उसका मैंने रिव्यू किया। आने वाले समय में डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय आगे कार्य कर रहा है। इसमें जो विशेष बात है वो यह कि मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। समय समय पर विभाग ने एडवाइजरीज दी हैं, समय समय पर विभाग ने समय रहते ट्रेनिंग भी कराई है सबकी। और राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश कर दिया। इस बजट में पर्यटन, महिलाओं, युवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। राजस्थान के बजट की सभी वर्गों ने सराहना की है। बीकानेर में भी बजट को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों ने इस बजट को दूरदर्शी बताया और कहा इसमें सभी वर्गों के हितों को रखा गया है। सरकार ने नई टेक्निक के ऊपर आधार होकर देश को, प्रदेश को किस तरीके से आगे ले जाएंगे इसका पूरा रोड मैप इसके अंदर दिया। इसका एनालिसिस करें तो देखिए सोलर ऊर्जा के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया है। आज का जो बजट पास हुआ है हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही उत्साहित क्षण है। इसमें हर वर्ग को इसमें सम्मिलित किया गया है, स्पेशली खेल वर्ग को, युवा को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे कॉलेजेस को, हर तरीके से उसको इन्वॉल्व किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। सभी को ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास लोगों को, लोअर मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट बहुत अच्छा पेश किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने 25,000 का अनुदान देने की भी घोषणा की है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उन्होंने स्वनिधि योजना स्टार्ट करी है और हॉस्पिटलाइजेशन में उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। आज राजस्थान बजट पेश किया गया। राजस्थान स्टेट का उद्देश्य ये है कि वो राजस्थान स्टेट को 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाए और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर हमारे देश के युवा, हमारे देश के भविष्य यूथ के लिए कि पेपर लीक इंसिडेंट्स की समस्या चल रही थी, तो सरकार ने ये हमें आश्वासन दिया है कि पेपर लीक इंसिडेंट्स पे रोक लगाई जाए और सही मापदंड के साथ सही पनिशमेंट लोगों को दी जाए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने अर्बन और रूरल दोनों ही सेक्टर्स के लिए राहतमंद उद्देश्य रखे हैं बजट में और मुद्दे उठाए हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की इच्छा तो हर एक भक्त की होती है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से भक्तगण भोले बाबा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अब उन भक्तों को उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो राजधानी दिल्ली में ही भोले बाबा के पवित्र स्थल केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बाबा केदारनाथ दिल्ली धाम मंदिर बनने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां अपनी चरम पर हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ आज मंदिर की भूमि पूजन किया गया और बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में पहुंचे। बाबा केदार के इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने पर आप सभी शिव भक्तों को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा भी सौभाग्य है कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली ने पूज्य हमारे संतगणों के सानिध्य में आप सबके बीच में मुझे भी आज इस शुभ अवसर पर इसका साक्षी बनने का अवसर दिया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक,
होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ